integration. So we have done a brief discussion on integration. Today we will do a little bit more elaborate discussion. थोड़ा ज्यादा समझेंगे आज पहले के कंपैरिजन में। लास्ट टाइम बेटा हमने जाना कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है, दो मीनिंग होता है, दोनों मीनिंग हम लोग आज जानेंगे। और ये एक रिवर्स प्रोसेस है, जैसे डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ओके, सो इट इज द रिवर्स प्रोसेस। सो वी विल देखिए, सो मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पहले तो ये जान लो, इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. Okay, integration is the reverse process of differentiation. अब हम इसकी बात करते हैं कि मीनिंग क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मीनिंग समझोगे तो समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन किस जगह क्वेश्चन में करना होता है। वैसे तो प्रैक्टिस से भी सीखोगे, मीनिंग समझोगे तो सोचना ज्यादा आसान होगा। तो मीनिंग हम लोग समझेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में आपने डिफरेंशिएशन में दो मीनिंग देखा था, यहाँ पर भी दो मीनिंग है ना। एक तो मैथमेटिकल मीनिंग जो है वो, और एक ज्योमेट्रिकल आपका जो है। तो मैथमेटिकल है इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। समेशन मतलब समझ रहे हैं, एडिशन। सम करने का मतलब क्या हो गया, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन। सो द वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन इज समेशन एंड समेशन एडिशन। दूसरा मीनिंग जानते हैं, दोनों मीनिंग को समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, द सेकेंड मीनिंग इज इंटीग्रेशन मीन्स एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ y equal to fx एंड x एक्सिस। अब ये रिप्रेजेंटेटिव है। आप कहेंगे जैसे कि मान लो सर आपने y x के बीच में ग्राफ कहा, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम में कहीं y और x का नामो निशान ना हो, है ना। y और x तो रिप्रेजेंटेटिव है ना बेटा। y और x दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। x रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। इस बात को समझिए, है ना। x रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। हर जगह ये जरूरी नहीं है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y ही माने और इंडिपेंडेंट x माने, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। बिल्कुल वैसा ही जो मैं बार बार कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूरी नहीं कि a और b ही रहे, कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है, a की जगह साइन थीटा, b की जगह कॉस थीटा, है ना। log x प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मॉड x 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, तो a की जगह मॉड x और b की जगह 2 हो गया, है ना बेटा। तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू कैन सी कि इंटीग्रेशन जो है, पहला तो हो गया इंटीग्रेशन मींस समेशन, समेशन मींस जोड़ना, और दूसरा हो गया इंटीग्रेशन मींस एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, है ना, एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस फ्रॉम x1 टू x2, जहां तक लिमिट लगाएंगे। तो इस चीज बेसिकली किसमें होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है।
डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही आपका ये होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? इंडेफिनिट का मतलब बस फॉर्मूला होता है बेसिक। इंडेफिनिट का क्या मीनिंग होता है हम लोग डिटेल में जानेंगे। ओके, मोस्ट ज्यादा डिटेल में 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ोगे, अभी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो इसको पहले मेंशन करिए, फिर मैं एक एक करके चीजों को समझाता हूं। पहले तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो वहां से फॉर्मूले सीखेंगे। फॉर्मूला सीखने के बाद मीनिंग समझेंगे बेटा, है ना। मीनिंग को समझेंगे आप, बस उसके बाद प्रॉब्लम कर लेंगे। करो, जल्दी करो। इंटीग्रेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, जहां पे जैसा इंटीग्रेशन आएगा वहां पे करने के लिए सीखेंगे, है ना। जहां जैसा इंटीग्रेशन आएगा सीखेंगे, बाद में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में सारी चीजें करेंगे। देखो, नोट करो, नोटेड डाउन। इसको नोट कर लीजिए बेटा। यूज, यस सर। हाँ, इसको नोट कर लिया सर लास्ट वो पॉइंट नोट कर रहे हैं। हाँ, करिए जल्दी से नोट कर। सर आपको केमिस्ट्री वाला भेज दिए थे, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, मैंने देखा था, है ना। आपने एक भेजा था, देव ने 2 भेजा था, उसमें एक जगह करा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। सर हम भी दोनों कर लिए। हाँ ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो और सीखने को मिलेगा। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे बैलेंसिंग का, और उसके बाद टाइट्रेशन पे ज्यादा अभी जोर नहीं देंगे, टाइट्रेशन बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि टाइट्रेशन अभी आप समझोगे नहीं। ओके, टाइट्रेशन कुछ दिन बाद करेंगे, बस यहीं तक रोक देंगे। लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे नेक्स्ट क्लास से बढ़ जाएंगे। Today we will take last class for redox reaction. Noted down. देव, हो गया बेटा? Yes sir. Okay. सुजल, completed? Yes sir. अर्पित? हो गया सर। ओके, दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, रिवर्स प्रोसेस है, तो रिवर्स प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे पहले लिख दूं, व्हाट डज मीन्स, पहला जो है हमारा रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? रिवर्स प्रोसेस का मतलब हुआ, मैंने पहले भी लिखाया था, अभी भी लिख लो, इफ डी dx ऑफ gx, gx अगर कोई x का फंक्शन है ना, तो gx को डिफरेंशिएट करने पे अगर fx आता है ना, अगर आप gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो fx आएगा ना, कोई फंक्शन ही आता है। जैसे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो 2 आता है ना, तो 2x को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, वो चीज है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि d dx ऑफ gx इक्वल टू fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं d dx ऑफ gx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। डिटेल में क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको पता है। तो ये आपका हो जाएगा देन क्या हो जाएगा? देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, है ना, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये आपका इंटीग्रल ऑपरेटर हो गया। ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या बता रहा है? कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में
रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बताता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां पर हम फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये बात बताता है। ये किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्या बताता है, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। यानी कि जो फंक्शन है उसके बात करता है, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं और fx को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx। तो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये आपको दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट fx with respect to x। ये बात क्लियर हुआ बेटा, मीनिंग क्लियर हुआ। अगर आप बिना देखो, इंटीग्रेशन में दो तरह का आता है ना, इंटीग्रेशन में दो तरह का आता है इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन में दो तरह का आता है, एक तो होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट, अच्छा यहां तो मैंने लिखा ही नहीं ना, एक सेकंड रुक जाओ, फॉर्मूला इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये पूरा इसको तो पूरा कर दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx क्या हो जाएगा, gx प्लस सम कांस्टेंट, हियर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह सकते हो। इट इज अ पैरामेट्रिक कांस्टेंट, इट इज अ पैरामेट्रिक कांस्टेंट। मतलब समझाता हूं क्या होता है पैरामेट्रिक कांस्टेंट, बार बार आएगा ये चीज आपके सिलेबस में, ठीक है बेटा। कई बार बच्चे नाम भी नहीं जानते हैं कि क्या होता है पैरामेट्रिक कांस्टेंट, या सुना नहीं होता है, तो इस चीज को जानना जरूरी है क्योंकि पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पैरामेट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि ये है तो कांस्टेंट, पर इसकी वैल्यू क्या है वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, वो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन पे पता चलेगा। कंडीशन बदल देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। यानी कि पैरामीटर, देयर आर सम व्हिच डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, है ना। सो वो पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगे, मेंशन नहीं होंगे तो हम क्या, कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। फिर वो सी के टर्म में ही आप छोड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो पैरामेट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू तब निकलती है जब आपको कुछ पैरामीटर दिए रहते हैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम, है ना, डिपेंडिंग बाय कीपिंग द वैल्यूज ऑफ दोस पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, मान लो आपको दे देगा, जैसे कोई फंक्शन है, मान लो ऐसे आया, मान लो क्या आ गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx आ गया gx प्लस c, किसके इंटीग्रेशन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे 2 है, क्या दे देगा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन एट x इक्वल टू 0 इज 2। तो इंटीग्रेशन करके आपने वैल्यू निकाला ना, अब यहाँ पे gx में x की जगह अगर 2 रख देंगे, तो सॉरी x की जगह 0 रख देंगे, अगर x की जगह 0 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि gx प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए 2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि c क्या है। तो इस तरह से कोई ना कोई आपको डेटा दिया रहेगा, जो डेटा है, दिस डेटा इज पैरामीटर, सम पैरामीटर्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन and based on the value of that parameter the value of the function will decided, sorry, the value of the parametric constant decided। ये बात समझे, चलिए तो इसको पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेट और इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। पहले कुछ फॉर्मूले जान लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के, ओके। चलो आज लिस्ट भेज दूंगा फॉर्मूले का, याद कर लेना, ज्यादा नहीं, 10-15 फॉर्मूले याद करके बहुत है, नॉट मोर देन। बेटा वही है जो डिफरेंशिएशन
उसका उल्टा हो जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। sin x वो याद है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। minus sin x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा माइनस cos x, माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। समझा? ये सर बस उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्ट बेटा, तू क्या कह रहा है? रिवर्स रिवर्स। प्रोसेस। वही वही सर। हाँ इसलिए तो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत उस पर मेहनत करना पड़ेगा, एक जैसा ही है सब, है ना। हाँ इंटीग्रेट करना डायरेक्ट फॉर्मूला है तब तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो एक दो रूल, छोटे छोटे रूल हम लोग जानेंगे। उसके अलावा थोड़ा डिफिकल्ट होता है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंटीग्रेशन करना। चेन रूल जैसा नहीं होता है कि डायरेक्ट चेन रूल लगाए डिफरेंशिएट जैसे कि वैसे इंटीग्रेट कर दिए, वैसा नहीं होता। इसमें अलग अलग तरीके को इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करने के अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। तो वो भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे फंक्शंस आएंगे हम जानेंगे, कुछ रूल्स अभी पढ़ लेंगे, है ना। उस पर ज्यादा हमें चिंता नहीं करना है, मीनिंग समझना है, मीनिंग हमें समझना है फिलहाल। थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग समझोगे तो जब आपको जब एक्चुअली जब इंटीग्रेशन पढ़ना होगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। तो आज की क्लास हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं मीनिंग समझने पे। चलिए नोटेड डाउन। यस सर। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपने कर लिया। रुक जाइए सर, अब एक जो मिनट। है सर एक कर मिनट। लो। पैरामीट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पैरामीटर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। पैरामीटर बदल देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। जो होगा कंडीशन के हिसाब से होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा।
हो गया बेटे? Yes, sir. So now some formula of integration. Sum of इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम। जैसे कि पहले नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx, so this will be x to the power n plus 1 plus 1 divided by n plus 1, n plus 1 है ना। अब n क्या है? n तो कोई पावर है, कांस्टेंट होगा, वो तो डिपेंड करेगा जो भी होगा फंक्शन उस पे, है ना। अब आप जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई क्या है? 1 बाई n प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, d dx करोगे, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज पावर नीचे और x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1। n प्लस 1 कट गया, क्या आ गया? x टू दी पावर n आ गया ना, है ना। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करने पे x टू दी पावर n आ रहा है ना, तो x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करने पे यही आएगा ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा के, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। गॉट इट? ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज योर वन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे देख सकते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, फिर उस पे कुछ एक दो क्वेश्चन आपको जो है समझो। जैसे कि देखो दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x टू x, सो दैट विल बी sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x, so that is sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x होगा। फोर्थ नंबर पे है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, so that will be equal to tan x प्लस कांस्टेंट। फिफ्थ नंबर पे, हाँ बोलो। सेकेंड वाला कैसे आया? सेकंड वाला बेटा कैसे आया ये बताओ। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स होगा। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होगा। माइनस 1 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा cos x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा। हाँ बोलो, समझा बेटा? यस सर, यस सर। हाँ आप करो ना, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करो, माइनस cos x को डिफरेंशिएट, माइनस बाहर आ गया, d dx ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, माइनस साइन x, तो क्या आ गया? ऐसे भी देख लो, साइन x आ गया ना, बोलो। तो माइनस cos x को यहां देख रहे हो, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करने पे sin x आता है, क्योंकि cos x को डिफरेंशिएट करने पे माइनस sin x आता है, तो माइनस cos x को डिफरेंशिएट करने पे sin x आएगा, तो sin x को इंटीग्रेट करने पे माइनस cos x आएगा, है ना बेटा? वो चीज है। चलो इंटीग्रेशन में तो सारे फॉर्मूले रिवर्स करके ही प्रूव कर लोगे। वो
चलो अब देखो कॉसेक स्क्वायर, एक मिनट बात करने में ना स्क्वायर छूट गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये चीज। चलो पहले इसको नोट करो आप लोग। 6th नंबर पे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज साइन इनवर्स एक्स, है ना। 6ठे नंबर के बाद 7वें नंबर पे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स कांस्टेंट लगाना मत भूलिए, लिख दीजिए तो ऊपर में कांस्टेंट। भी साइन इनवर्स एक्स ही ना लिखे हैं? ऊपर साइन इनवर्स एक्स लिखे, यहाँ साइन इनवर्स एक्स थोड़ी लिखे हैं। नहीं, ऊपर वाले दूसरे पे। हाँ, ऊपर में साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ क्या है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स बाय देखो ए, यहाँ ए 1 है ना बेटा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो वही रह जाएगा, है ना। देखो थोड़ा जगह ले ले। 8वें नंबर पे देखो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। यहीं पे लिस्ट लिख देते हैं, याद कर लेना, है ना। 9th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। दिस इज tan इनवर्स x बाई ए। एक मिनट इसको मैं चेक कर लूं, यही है ना। tan इनवर्स x बाई ए को कहेंगे डिफरेंशिएट, हो जाएगा 1 बाई, इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है, देख लेते हैं। 1 बाई, हाँ ठीक है, वन बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए, है ना, तो 1 बाई ए आएगा। नहीं, थोड़ा सा इसमें कुछ बचेगा, है ना, वही मैं चेक कर लूं। इनवर्स एक्स बाई ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एक्स बाई ए का हो गया 1 बाई ए, एक्स का 1 हो जाता है, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा, हाँ तो ए बच जा रहा है ना, तो 1 बाई ए, इसमें 1 बाई ए आता है ना, 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स, तो 1 बाई ए हो जाएगा यहाँ ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब देखो, अब आ जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कॉमन आ जाएगा। पहले x बाई ए के रिस्पेक्ट में करो, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ x बाई ए का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका x बाई ए का हो जाएगा 1 बाई ए, है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा? 1 बाई ए, तो 1 बाई ए स्क्वायर 1, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए, स्क्वायर कट गया, तो आ गया ना ये, है ना। तो dx ऊपर लिख देते हैं, कोई नहीं, dx ऊपर लिख दो, जगह कम है। इसका इंटीग्रेशन, इसका तो ठीक ही है, मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, इसमें रूट आ रहा है ना, हाँ इसका कट जाता है, तो ये हो जाएगा आपको, हाँ इसका सही है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। साइन इनवर्स एक्स बाई ए का क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, और इसका हो जाएगा एक्स बाई ए, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ए बचेगा, हाँ कट। ठीक है, वही मुझे लग रहा था, इसमें तो रूट नहीं है, रूट नहीं है तो 1 बाई ए आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा, इंटू 1 बाय ए है, हाँ 1 बाई ए है ना। ऐसे मैं ठीक से लिख दूं, थोड़ा जगह लेकर के। 9th नंबर,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कर लो, नोट करो इसको। 10 नंबर में एक और लिख लो, उसके बाद आगे बताएंगे। 10 नंबर e to the power x dx, that will be e to the power x plus constant, क्योंकि e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x होता है। सर हाँ बोलो। ऐसे सेकंड वाले में माइनस कॉस एक्स माइनस सी नहीं होगा? नहीं बेटा, c तो कांस्टेंट है ना मेरा बच्चा, माइनस करो प्लस करो उससे क्या जाता है ना। और माइनस कॉस एक्स प्लस सी भी माइनस सी भी लिख सकते हैं। आप लिखना तो लिख सकते हैं माइनस। सुनो इधर सुनो, ये बताओ पहले, ये देखो मेरी बात को समझो। मैं अगर कह रहा हूं कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब तुम लिख दिए प्लस कांस्टेंट। अब मैंने कहा कि चलो x इक्वल टू 0 पे इंटीग्रेशन की वैल्यू है, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 2। अगर मैं ये दे दूं तो अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0/2 प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 2, यानी कि c क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आएगा 2? बोलो। यस सर। 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई प्लस 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका। अगर आपने यहाँ ये क्वेश्चन में डेटा तो नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन का डेटा वही है। आप अगर यहाँ माइनस सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2 माइनस सी इक्वल टू 2। अब सी क्या, -2 आ गया। अब सी की जगह -2 रख देना। किसमें, इसमें जब क्या लिया होगा, आपने लिया होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस सी, तो माइनस से तो सी की जगह -2 रख के देखो तो क्या आ रहा है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस -2 क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। आंसर दोनों बार सेम है, बोलो। यस सर। समझा बेटा, सुजल? कांस्टेंट है तो यस सर। सुजल क्लियर हुआ यस सर, हो गया। है ना बेटा? तो ये तो पैरामेट्रिक कांस्टेंट, आप यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे तो प्लस लगाने पे जो वैल्यू आनी चाहिए तो उसकी निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, बोलो। यस सर। अब मान लो तुम अगर यहाँ पे चलो -c लिखते हो, तुम अगर यहाँ -c लिखते हो, अब मैं मान लू कि -c इक्वल टू C1, तो मैं इसको प्लस C1 लिख सकता हूं, बोलो। सर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। -c आपने लिखा, मैंने -c को C1 कह दिया, प्लस C1 वेयर C1 इज अनदर पैरामेट्रिक कांस्टेंट वेयर C1 इक्वल टू -c, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कांस्टेंट है ना बेटा। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 लिखे कि +2 और -2 अलग हो जाएगा, हमने क्या लिखा है, c, और c की वैल्यू डिपेंड करेगी क्वेश्चन के कंडीशन पे, है ना। तो आप -c लिखो +c लिखो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो चीज है। चलो नोट करो यहां तक। तो सर बोलो। तो इसमें क्वेश्चन में कभी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मांगेगा ना? बेटा वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन के ऊपर मांगेगा तो क्या हो गया, ऐसी वैल्यू रख के तो आप निकाल दे। दो वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ सकती है और -2 भी। नहीं यार, तुम ये बोलो कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी मानना है तुम्हें, क्वेश्चन से मतलब ना, कांस्टेंट तो हम मानते हैं ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो प्रॉब्लम सॉल्व मानता है ना। तुम अच्छा ये बताओ, तुम जो है क्वेश्चन में
जो मानोगे कांस्टेंट तुमने माना है, क्वेश्चन सेटर ने थोड़ी माना है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो सुजल, मैंने तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, सुजल आंसर बताइए। सुजल मेरा एक सवाल सुनो, सवाल ये, चलिए आंसर बताइए, बताइए आंसर क्या बताऊं? बताइए, आंसर बताइए। नहीं बता पाएंगे ना, क्वेश्चन तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो कांस्टेंट जो आपने, ये किसने माना है इंटीग्रेट करते समय, ये किसने लिखा है बोलो? हमने क्वेश्चन के लिखा अंदर है, लिखा है या प्रॉब्लम सॉल्वर ने लिखा है? हमने लिखा है। आपने लिखा है, आपने लिखा है। अब आपने सी लिखा, प्लस सी लिखा, माइनस लिखा, वो आप जानोगे ना। तो कैसे उस पर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है? नहीं बन सकता है क्वेश्चन, बोलो। बन सकता है क्वेश्चन? आपसे जब भी पूछेगा पूरा फंक्शन पूछेगा। अब इधर सुनो, समझो पहले, तुमने यहाँ प्लस सी लिया या माइनस सी लिया, फंक्शन तुम्हारा क्या आया? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू आया। यहां भी क्या आया? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू आया। तुमसे फाइनल रिजल्ट पूछेगा, समझा? हाँ यस सर, बस यही पूछ रहा था। हाँ हाँ, समझ गया। कांस्टेंट तो तुमने माना है, जो हम मानेंगे उसको क्वेश्चन वाला कैसे पूछ सकता है? बोलो, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर समझ गया। है ना? जो भी है यहाँ पे, जो ये कांस्टेंट है, प्लस सी लेना है, माइनस सी लेना है, C1 प्लस C2 लेना है, आपने क्या लिया है या नहीं लिया है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर का जानेगा बेटा। क्वेश्चन सेटर कैसे बता सकता है कि हमने क्या कांस्टेंट है ना? वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आप कहोगे के क्या है, मान लो उसने के माना, आपने सी माना, जान लेंगे तो वो के कांस्टेंट को कह रहा है, हम नहीं कह सकते ना, वो चीज है। तो जो कांस्टेंट है ये तो हम मानते हैं, इसकी वैल्यू तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पार्ट है। आंसर पूछेगा ना। हाँ, क्वेश्चन में ही अगर ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आपको दे देगा कि x इक्वल टू 0 पे इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 है ना? अब बताइए कि c क्या है। तब तुमको क्या होगा, तब तुमसे सी पूछ सकता है। क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा तब, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो कैसे पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है ना। बोलो, समझ रहे हैं? वो चीज है। अब जैसे मैं एक ही सवाल कर दूं, सुनो मेरी बात, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा था, मैं पूछ दूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? दोनों आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्वर ने एक्सिस किधर माना या क्वेश्चन में एक्सिस किधर दिया है। या तो क्वेश्चन में देगा या प्रॉब्लम सॉल्वर मानेगा, उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव डिसाइड होगा, है ना? तो ये कैसे पूछ सकता? मान लो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, एक्सिस का डायरेक्शन नहीं दिया, और क्वेश्चन में पूछ देगा कि व्हाट इज द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन सेटर की प्रॉब्लम है कि उसको नहीं आता है ना? आपकी प्रॉब्लम तो रही है ना? उस केस में आप जवाब कैसे देंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेनेशन आप नहीं लिख सकते, ABCD लगाना होता है। सब्जेक्टिव रहेगा तो बोलेंगे मैं अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन मान लूं पॉजिटिव तो नीचे होगा एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई निगेटिव होगा। कोई बोलेगा मैं नीचे मान लूं तो पॉजिटिव होगा, तो वो एक्सप्लेनेशन के बाद होगा ना बेटा। तो वही चीज यहाँ है, प्लस सी मान रहे हो माइनस सी मान रहे हो, आंसर वेरी कर रहा है ना। बोलो, अगर प्रॉब्लम सॉल्वर के एजम्पशन पे अगर आंसर वेरी करे तो क्या उस पर क्वेश्चन बन सकता है? बोलो, बताओ। नो सर। जो चीज प्रॉब्लम एजम्पशन पे डिपेंड करता है उस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना? क्वेश्चन उससे है जो इंफॉर्मेशन दिया होता है। आइए, तो ये सब चीज हो गया। एक मिनट पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ये साथ फिर बात करते हैं।
करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट हो गया। नोट हो गया, चलो अभी रुक जाओ एक मिनट। कर दो कर दो। सर हाँ बोलो बेटा। सर रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन कब होगा? बेटा जब फिजिक्स की क्लास होगी तब होगा। अच्छा हाँ सर, काफी जो आपने कल भेजा था उसमें काफी क्वेश्चन है उसमें। कोई नहीं, आप अपना दिमाग लगाइए। देखो डिसलेरेशन या रिटार्डेशन का मतलब यह है कि जब स्पीड घट रहा हो, है ना, समझे? जब स्पीड घट रहा हो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब घट रहा हो तो डिसलेरेशन या रिटार्डेशन कहोगे। सर दोनों ये सेम ही है? एक ही जैसा है ना? चलो, ये लोकल रिटार्डेशन या डिसलेरेशन वर्ड जनरली एग्जाम में यूज नहीं होता है ना? एक्सेलरेशन यूज होता है, ठीक है, वो चीज है। फोर्थ वाले में भी dx लिखा जाएगा ना? क्या मेरा बेटा? x स्क्वायर x के आगे dx नहीं लिखा। एक मिनट, कहाँ पे बताओ तो। फोर्थ हाँ वो, वाले। हाँ ऑब्वियस सी बात है, लिखना ही है ना, बताएंगे ना, ये बताएंगे ना कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कई बार बुक्स में नहीं लिखता है ना, अंडरस्टूड है कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा आदत नहीं है ना, लिखना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए। आई डोंट अप्रिशिएट सच एफर्ट। चलिए, और कोई फॉर्मूला जो आपको मुझे बताने की जरूरत है? बकवास है। चलो एक फॉर्मूला और बता दे। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज 1/x। यहां मॉड लगाना है, यहां नहीं, वो फॉर्मूले में गड़बड़ लगा हुआ था, ठीक है, इसे मैंने बोला था बाद में बताते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स 1/x, तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन दैट विल बी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट। ये 11 नंबर पे आप नोट कर लीजिए, है ना, ओके, 11 नंबर पे इसको नोट कर लीजिए। ओके, वैसे मॉड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली मैथ्स में जरूरत पड़ती है ना, फिजिक्स वगैरह में तो चीजें क्वांटिटी पॉजिटिव ही लेके चलते हैं ना मोस्टली, तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है जहां पर आता है ना, ओके। हाँ बोलो। 11th वाले में जैसे 1/x है तो उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव प्लस माइनस नहीं लगेगा आगे? तो प्लस माइनस, जो भी प्लस माइनस यहाँ मॉड लग गया ना, नहीं ऊपर वाले में बोल रहा हूं। ऊपर वाला लगेगा 1/mod x, तो यहाँ होता है x 1/x, यहाँ नहीं लगाना है प्लस। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव। हाँ, x कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, उसका करने पे 1/x होगा। बेटा x कुछ भी रखो ना, जीरो नहीं रख सकते हो, जीरो नहीं रख सकते हो, ग्रेटर देन जीरो होगा ना, है ना, ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो नहीं रख सकते हो, है ना बेटा। यानी कि x क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, ठीक है ना, सेट
पढ़ोगे, है ना। बस नेक्स्ट क्लास से, अगली क्लास से, कल से सेट थ्योरी शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला याद कर लो। x क्या होना चाहिए, x ऑल रियल नंबर माइनस 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख, है ना। क्योंकि 0 को हटाना है तो 0 को जैसे भी हटा दो, है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विद वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, है ना। तो बस कल पढ़ोगे ही। लॉगरिथम बता देंगे अभी क्लास में, बता देंगे ना, एक क्लास वो भी अभी लेंगे इनइक्वालिटी पे, है ना, वो मेरे दिमाग में है। उसके बाद सेट थ्योरी करेंगे, सॉरी कल तो लॉगरिथम वाला क्लास है। हाँ सर क्वेश्चन में तो लॉगरिथम क्या है ना, एपी और उसमें भी था जीपी में। वो सब छोड़ दो अभी, वो सब छोड़ दो बेटा। देखो जहां भी क्वेश्चन मैं दूंगा ना, वहां पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें वो भी क्वेश्चन रहेंगे जो आईटी में पूछे हुए हैं, है ना। तो एपी जीपी जैसे क्वेश्चन अभी आप छोड़ दीजिएगा, सारे क्वेश्चन थोड़ी कर होते हैं अभी, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, तब तो फिर सवाल ही नहीं कर पाएंगे बाकी जगह पर। तो एपीजीपी वाले क्वेश्चंस, एपीजीपी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज या इनइक्वालिटी भी हमने बेसिक इनइक्वालिटी अभी पढ़ा है, बहुत सारी इनइक्वालिटी आप नहीं पढ़े हैं, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी बस पढ़े हैं। तो एपीजीपी पढ़ लोगे, सीक्वेंस सीरीज पढ़ लोगे, तब जाकर के जो है आप और भी इनइक्वालिटीज को कर पाओगे, है ना। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सारा सिलेबस आता रहेगा आपका, है ना। तो अभी जो आप एपीजीपी वाले जो क्वेश्चंस होंगे, बेसिक फॉर्मूला एपीजीपी है तो वो तो लग जाएगा, बट अगर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन तो आपसे अभी नहीं हो पाएंगे, है ना। उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा कि जब वो चैप्टर आप पढ़ोगे तब करना है ना बेटा, ओके, वो चीज है। क्योंकि जो बुक्स में होगा या स्टडी मटेरियल्स में जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व, वो सारे जगह क्वेश्चन लिखते हैं। शुरुआत में मैंने आपको वैसे क्वेश्चंस दिए जो कि आप करेंगे छाट करके, बाद में फिर मैं सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चंस आगे के टॉपिक का होगा, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको छोड़ देना है। चलो ये हो गया रिटन द फॉर्मूला, बोलो। यस सर। हाँ बेटा, तो बस इतने फॉर्मूला आपके लिए काफी है, 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, वो फॉर्मूले बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब हम कुछ थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, है ना, क्या होता है उसको याद रखोगे, और उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला होगा उस पर भी बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, एक दो तीन प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं देखेंगे, प्रॉपर्टीज और भी होते हैं। पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल समेशन ही तो है। जब जोड़ते हैं, देखो इंटीग्रेशन इज समेशन, तो जब आप ऐड करते हो तो जो आपका अलग अलग करके ऐड करो या एक साथ ऐड करो, रिजल्ट बराबर आना है। तो इसमें भी आपका इंटीग्रेशन में भी वही चीज है। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, प्लस या माइनस जो भी होगा उसके हिसाब से साइन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, है ना।
ये एक रूल हो गया आपका। दूसरा जो है इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एफ एक्स। तो कांस्टेंट जो है ना, अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट बाहर ला सकते हैं, है ना, कांस्टेंट बाहर ला सकते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो दैट विल बी कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना। प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ हम लोग 12th में देखेंगे जब एक्चुअली में इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ोगे। रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ ए प्लस बी एक्स डी एक्स, ध्यान से देखना, एफ ए प्लस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स का अगर जी एक्स होता है ना, ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, है ना, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ना, क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो होता ही है, ये रूल याद रखना है, अक्सर यूज होगा। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अलग कॉन्स्टेंट, वो अलग है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, ये फंक्शन में मल्टीप्लाइड कोई कॉन्स्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए प्लस बी एक्स डी एक्स, है ना, x की जगह क्या आ गया, देखो x की जगह a प्लस बी एक्स आ गया, तो यहां भी x की जगह प्लस बी एक्स आ जाएगा, बस b से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/b, ध्यान रखना 1/b डिवाइड करते हैं ना कि a से, जो x में मल्टीप्लाइड होगा उससे डिवाइड करोगे, 1/b इंटू जी a प्लस बी एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं कि दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही आएगी, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज आर्बिट्री कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड करती है ना। तो नाम आप सी दे दो, C1 दे दो, C2 दे दो, कुछ भी चलेगा, यहाँ C1 लिख दो, यहाँ C2 लिख दो, कौन सा कांस्टेंट बोले थे, है ना। वो चीज है कि अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सम कांस्टेंट होता है, तो एफ ए प्लस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 जी ए प्लस बी एक्स डी एक्स, है ना। ये चीज, हाँ बोलो। अभी आप कुछ बोले थे ना, कुछ कांस्टेंट आर्बिट्ररी कुछ बोले। आर्बिट्री मतलब पैरामीट्रिक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी का मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आर्बिट्री कांस्टेंट, पैरामीट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज का नाम है ना। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पैरामीट्रिक कांस्टेंट एक ही जैसा है, दो अलग अलग वर्ड है, एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, ठीक है बेटा। ये सुनते रहोगे मेरे मुंह से, सुनते रहोगे, है ना, तो याद रखो उसको। चलो इसको नोट कर लो, ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये तो ऑब्वियस जैसा रिजल्ट है, इसको प्रूव कर सकते हैं चाहो तो, है ना। कि अगर डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो तुम देखो जीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, एफएक्स है ना, जीएक्स का डिफरेंशिएशन डी डीएक्स ऑफ जीएक्स। अगर मैं जीएक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो एफएक्स आएगा, इसीलिए एफएक्स को इंटीग्रेट करने पे जीएक्स आ रहा है। तो अगर एफएक्स है तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, डी डीएक्स ऑफ 1/b जी ए प्लस बी एक्स। देखो 1/b तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा एज पर द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। g किसका फंक्शन है, g फंक्शन है यहाँ पर a प्लस बी एक्स का। तो चेन रूल लगाओगे ना, तो पहले a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो 1/b को निकाल लो और g को डिफरेंशिएट करो, तो g का डिफरेंशिएशन f होता है ना, g का डिफरेंशिएशन f होता है किसके रिस्पेक्ट में करोगे, a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा g a प्लस बी एक्स, और अभी तो a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है, a प्लस बी एक्स का करोगे, a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो a का तो 0 हो जाएगा, bx का हो जाएगा इंटू b, तो कट गया ना। तो क्या आ गया, देखो ये क्या आ गया, g a प्लस बी एक्स। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करने पे g a प्लस बी एक्स आ रहा है, ये बात समझे, देख लीजिए बेटा, इसको डिफरेंशिएट करने पे प्लस बी एक्स आ रहा है, तो जी ए प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, बाई बी जी ए प्लस बी एक्स आएगा ना। इसीलिए मैंने लिखा है
कि यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने पे आपको आ जा रहा है ना। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, fx लिखना था ना। एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी, एक मिनट बेटा, जी ने लिख दिया, g का इंटीग्रेशन f है ना, तो f लिखेंगे, है ना। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, g, देखो यहां ध्यान देना, gx का इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां नजर रखिए, ठीक है, सबका नजर इधर है ना, सबको यहां नजर रखो बेटा, तभी समझोगे। देखो सामने नजर रखो, आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो, मैंने बताया gx का डिफरेंशिएशन fx होता है, इसीलिए तो fx का इंटीग्रेशन gx आया, रिवर्स प्रोसेस है, fx का इंटीग्रेशन g आया, तो gx का डिफरेंशिएशन fx है, तो fx का इंटीग्रेशन gx आता है ना। तो इसका मतलब gx का डिफरेंशिएशन fx है, तो gx का डिफरेंशिएशन fx है, तो gx को डिफरेंशिएट करने पे fx आ रहा है, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रख दिए हैं, a प्लस बी एक्स रख दिए हैं, तो 1/b a प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट, ये 1/b g a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/b तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा d dx ऑफ g a प्लस बी एक्स। तो देखो gx का डिफरेंशिएशन fx आता है, तो g a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, fx की जगह क्या आ जाएगा, f a प्लस आ जाएगा सर, है ना, f लिखेंगे, तो f की जगह गलती से g लिख दिया था, तो देखो तो ये हो जाएगा f a प्लस बी एक्स, तो a प्लस में आएगा, a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ना, g किसका फंक्शन है, a प्लस बी एक्स का, तो g को डिफरेंशिएट करने पे f आता है, तो यहाँ भी g को डिफरेंशिएट करने पे f आएगा, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स, ये हो गया f a प्लस बी एक्स। अब अभी आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, बताइए, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगेगा ना। अब a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो a का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और bx का हो जाएगा b, तो ये b कट गया, अब ये क्या आ गया f, है ना, वो g गलती से लिख दिया था, उसको सही कर लो, ये यानी कि इसको डिफरेंशिएट करने पे f a प्लस बी एक्स आ रहा है, तो f a प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट करने पे ये आएगा ना, f a प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट करने पे ये आएगा, तो यही लिखा है देखो 1/b g a प्लस बी एक्स प्लस कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट तो 0 हो जाता है डिफरेंशिएट करने पे, तो कांस्टेंट प्लस कर देते हैं, है ना। अब आपके मन में आएगा कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के कंडीशन को रखने पे 0 आ जाएगा, अगर 0 होगी तो जो होगा वो आ जाएगा, ओके, तो जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आ जाएगा। चलो इसको कर लो, देख लो इसको, ये क्लियर है सुजल, बोलिए। सर अभी वो चले गया। अच्छा, तो दिक्कत हो तो पूछ लेना, देखो ये मैंने बड़ी वाला बता दो, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल फोकस रखना सभी कोई, एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा। हाँ अब देखो, है ना, मैंने कहा कि fx को इंटीग्रेट करने पे gx आ रहा है, मतलब क्या है कि gx को डिफरेंशिएट करने पे fx आता होगा, है ना। अगर gx को डिफरेंशिएट करने पे fx आता होगा तो वही लिखा है यहाँ पे, gx को डिफरेंशिएट करने पे fx आ रहा है, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा कि f a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है 1/g a प्लस बी एक्स, तो मैंने कहा कि अगर इसको करने पे ये वाला चीज आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आना चाहिए, है ना, तो उसको करके देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इस स्टेप से शुरू करो। g का डिफरेंशिएशन f है, तो g को जब डिफरेंशिएट करोगे तो f आएगा, तो यहाँ देख लो 1/b b सम कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो 1/b बाहर आ गया, सो दिस स्टेप इज सेम एज
1 by b into differentiation of g a plus bx. This is 1 by b into differentiation of g a plus bx. Is that clear? Is that clear? ये हो गया. अब देखो 1 by b into f a plus bx ये है, तो 1 by b into f a plus bx. तो ये चीज कैसे आया? तो मैंने यहाँ पे देखो g का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f. तो अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे. यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि g यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है, फंक्शन है a प्लस बी एक्स का फंक्शन है. तो बेटा a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे आप a प्लस बी एक्स को t रख दो, तो a प्लस बी एक्स को t रख दोगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा ना gt. तो gt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ft होगा. gt का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में ft होगा? t के रिस्पेक्ट में. ये बात समझा कि जैसे x के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ ध्यान देना, gx का डिफरेंशिएशन fx है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. तो gt का वेरिएबल तो कोई भी रख सकते हैं ना, वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं. तो gt का डिफरेंशिएशन आएगा ft, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में. तो मैंने t किसको t माना है? a प्लस बी एक्स को, है ना. तभी तो रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है. तो t को भी तो करोगे x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल के हिसाब से. तो t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में. t कौन है? तो a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? b आ जाएगा. तो ये क्या हो गया टोटल? 1 by b इंटू ft. ft मतलब f a प्लस बी एक्स इंटू a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज b. तो b b कट गया, b b क्या बच गया? f a प्लस बी एक्स, है ना. f a प्लस बी एक्स, यानी कि f a प्लस बी एक्स कब आया? कब आया f a प्लस बी एक्स? जब हमने 1 by b g a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट किया. तो इसको डिफरेंशिएट करने पे x आता है, तो f a प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? 1 by b g a प्लस बी एक्स. समझा? इसको एज ए रूल याद रखेंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन के याद रखेंगे. समझा सुजल? अब बोलो बेटा. हेलो. हाँ जी. अब ये रूल रख लेना है सब. तो ये तो कॉमन सा रूल है. कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं, कहीं भी ऐड कर रहे हैं. 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -1 समेशन. तो समेशन में जो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे हम इसको सम कर रहे हैं, एक लिमिट में सम कर रहे हैं, तो हर जगह कांस्टेंट हर एक में मल्टीप्लाई होगा ना. तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं, ऐसे लिख दूं, चलो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस चलता है, यानी कि ये क्या होगा? 2 इंटू n का समेशन, समेशन ऑफ 2 इंटू n, वेयर n इक्वल टू 1 टू जो भी है 1 टू n मान लो, या 1 टू 10 मान लो, 10 तक ले रहे हैं. तो 2 किस में मल्टीप्लाइड है? इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 तो कॉमन है ना, चाहे 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो, तो 2 बाहर आता है ना समेशन से. इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ n फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 10 लिख सकते हैं. बोलो, लिखते हैं ना ऐसे? हाँ. तो यही हो गया. ये जैसे ये समेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन. यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे समेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, वो चीज है. तो बिल्कुल, तो ये रूल तो बेसिक सा है, समेशन का रूल है, पहले से जानते हैं कि कांस्टेंट कहीं भी है तो सबका मल्टीप्लाइड कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं. और ये रूल आपको याद रखना होगा, रट लेना है, बार बार प्रूफ तो नहीं करोगे, है ना. चलो, तो यहां तक आप समझ गए? यहां तक समझ गए? बताइए तो जल्दी. प्रूफ लिख रहे हैं. हाँ लिख लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर मैं मीनिंग समझा के 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ. जल्दी करो, आधा घंटा और क्लास लेंगे, 15 मिनट एक्सटेंड कर देंगे.
हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है। हाँ। ये लास्ट रूल अच्छे से याद रखिएगा, ये यूज होता है। और भी कुछ रूल्स है बट उसको हमें करने की अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो बाद में देख लेंगे, है ना। चलो देखो, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उस पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। सर इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नहीं, उसमें वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में यूज हो जाता है ना। तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाद में करेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ, वो बाद में करेंगे, है ना। उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है 12th से पहले, इसलिए जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। उसको समझने में भी टाइम लगेगा, वो 2-4 क्लास खा जाता है अकेले, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करोगे, 30-40 क्वेश्चन बनाओगे, तब जाकर के वो क्लियर होगा, तो उसको बाद में करेंगे, है ना। ये सब तो बेसिक रूल है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला मीनिंग तो आपने जाना, बल्कि इंटीग्रेशन में किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे वैसे इंटीग्रेशन में होता क्या है, दो तरह का होता है, लिख लो इंटीग्रेशन में, फिर मीनिंग जानते हैं। एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, indefinite integration and another is called definite integration. Indefinite integration and definite integration. Indefinite में वही हो गया बिना, यानी कि सिंपली अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो ये कुछ आया जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अब ये जी एक्स क्या है, तो इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आता है ना बेटा। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, एफ एक्स साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट क्यों कहलाया ये, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है ना। दैट्स व्हाई इट इज इंडेफिनिट, है ना। इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों कहलाया, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है। वो कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी जब हम कुछ क्वेश्चन के कंडीशन को रखेंगे, है ना, वो चीज है। तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन के थ्रू कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, गिवन पैरामीटर के बेसिस पे बता सकते हैं। सो इट इज पैरामीट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी मतलब इट कैन चेंज इट्स वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर, है ना, वो चीज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट लग जाता है a to b, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा जी एक्स, कॉन्स्टेंट तो कट जाता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, a to b, है ना। तो रखने की जरूरत नहीं है कांस्टेंट को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कि अपर लिमिट रख दो और उसमें से माइनस कर दो पूरे में लोअर लिमिट रख के, जीबी माइनस जीए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, इन्हीं के दो मीनिंग होते हैं। एक हो गया समेशन, वन मीनिंग इज समेशन एंड अदर मीनिंग इज समेशन। समेशन मतलब जहां भी हमें ऐड करना होगा। दूसरा मीनिंग है एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। एरिया एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, कहां तक, ए से बी, एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस पे कहां से कहां लोगे, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। मतलब क्या हुआ इसका, सेकेंड वाले का, मान लो कि जैसे एफ एक्स का ग्राफ ये है,
y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, मान लो ये ग्राफ है और ये पॉइंट रहा a, ये रहा आपका x इक्वल टू a और ये पॉइंट रहा x इक्वल टू b, तो ये वाला एरिया आता है, ध्यान देखना ये वाला एरिया आता है ना, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ हो गया और किसके बीच का एरिया, बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस, बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस, समझा, बीच का एरिया आएगा मेरा बेटा, बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। x इक्वल टू a मतलब ये पॉइंट, ऐसे लाइन बना दीजिए, x इक्वल टू b ये हो गया लाइन, x इक्वल टू a यही लाइन होगा ना, पढ़े हो ना, x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, याद आ रहा है ना, बोलो। यस सर। हाँ देखो वो सब छोटी छोटी चीजें यूज हो जाती है, x इक्वल टू b ये वाला लाइन हो गया, तो x इक्वल टू a ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, यानी कि ये वाला एरिया क्या होगा, दिस एरिया विल बी गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन। हाँ बोलो। रिकनेक्ट कर रहे हैं। हाँ करो बेटा रिकनेक्ट। अरे एक बार ये दोबारा से समझा दूंगी। श्योर दोबारा बता देते हैं, मुझे लग रहा है कहीं कहीं पे डिस्टरबेंस हो रही है आप लोग के नेटवर्क में या इधर, तो मैं इसको दोबारा रिपीट देता हूँ, चलो कोई नहीं, है ना, समझ के ही आगे बढ़ेंगे बेटा। मैंने बताया, सुनना मेरा बेटा, एक मिनट कनेक्ट कर लेने दो, एक और बच्चे को दिक्कत हो रहा था, लेट एवरीवन रिकनेक्ट। देखो समझो इसको एक बार, देखो मैंने इंटीग्रेशन के दो मीनिंग बताए, समेशन, समेशन मतलब जहां भी ऐड करना हो, इसको भी समझेंगे अभी, है ना, क्वेश्चन में समझ लेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, एरिया देता है, ये कॉन्सेप्ट आपको इसी भी काइनेमेटिक्स में यूज हो जाएगा, है ना। एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए, एक बार जरा देखो कहाँ गया मार्कर, ये रहा, ध्यान से देखो, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, तो x इक्वल टू ए क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू ए क्या होगा, x इक्वल टू ए विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, होगा बेटा, बोलो सुजल, x इक्वल टू ए विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, होगा, यस सर, है ना। उसी तरह से x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी इज ऑल्सो ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो मैं मान लो ये छोटा वाला पॉइंट था, तो x इक्वल टू ए हो गया, ये हो गया x इक्वल टू बी, इज दैट क्लियर। तो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये दो चीज हमने देख लिया। अब देखो क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय x, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस कौन सा हो गया, ये हो गया, तो इसको भी लोगे, तो इसको और कौन है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, तो बेटा ग्राफ ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, जैसे मान लो एफ एक्स का ग्राफ ये रहा, ऐसे ग्राफ रहा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, है ना। तो अब किसके किसके बीच का एरिया लेना है, एक तो एरिया लेना है
एक्सिस के बीच का एरिया लेना है, इसके और इसके बीच का एरिया, कहां से कहां तक, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा ना। यस सर। समझे, यानी कि इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन एरिया देता है ना, कहां से कहां तक का एरिया देता है, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक का एरिया देता है। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी बताओ। हाँ बोलो बेटा। ऐसे क्लियर है। हाँ हुआ क्लियर? यस सर। और वो ऊपर क्या लिखा है? कहां पे मेरा बेटा? वो ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर ये नहीं, वो fx ये? dx। यस सर। अच्छा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जब लिमिट नहीं लगाते हैं, विदाउट लिमिट, हाँ विदाउट लिमिट, ये ग्राफ तो इसके लिए बताए हैं, ये ऐसे रहा, ये पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सप्लेनेशन है। इंडेफिनिट का बस इतना जो पढ़े हो, ठीक है। विदाउट लिमिट जो होगा, अगर आप लोअर और अपर लिमिट नहीं लगाएंगे तो उस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। ये भी लगता है छूट गया था आपका, देखो तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते, सिंपल फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं। तो लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए से बी लिमिट लगाए, तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपका इंटीग्रेट करके आया उसमें पहले अपर लिमिट रखिए और माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट रखिए, तो जीबी माइनस जीए, ठीक है ना, ये चीज है। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला होता है विथ लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो गया, विथ लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के साथ। बिना लिमिट के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है, एक फंक्शन देता है, ये आपका एक फंक्शन होगा। और ये क्या होगा, ये जो आया है आपका वैल्यू रखने के बाद ये कोई वैल्यू होगा, वैल्यू आ जाएगा, ये फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ये क्या आएगा, वैल्यू आएगा, क्योंकि जीबी माइनस जी है। जीबी का मतलब क्या होगा, जीबी का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू बी, और जीए का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू ए। तो दोनों की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज a particular value, it is not a function. Definite integration a value, not a function. Clear हुआ? तो बता रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मीनिंग है समेशन और दूसरा मीनिंग है एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ fx and x axis from x equal to a to x equal to b। ठीक है बेटा, समझा ये? सर सी इसमें कहाँ चले जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन? मेरा बेटा चलो फिर, ये नोट कर चुके हो तो फिर मैं बता देता हूँ सी कहाँ चला गया। अभी नोट नहीं किया। हाँ तो एक बार नोट कर लो, फिर मैं दिखा देता हूँ। सी कट जाएगा ना लिमिट रखने पे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, करो, है ना, करो। एक दो एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करूं, पर एक दो एग्जांपल लेने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। सर टेस्ट डिस्कशन कब होगा? आज 2 बजे से। ओके सर। 2 बजे से होगा बेटा। रूटीन में आई थिंक 2 बजे ही लिखा है, 2 से 4 लिखा होगा, या 2 बजे से ही करेंगे। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। देर से लिखा है, मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग देख लेना, 1:30 बजे से पहले मैसेज देख लेना, है ना। ओके, थक जा रहा हूं मैं भी, तो थोड़ा रेस्ट करके फिर लूंगा। अगर आई विल बी फीलिंग ओके देन आई कैन टेक फ्रॉम 1:30, अदरवाइज मैं 2 से 4 लूंगा, है ना। आप लोग भी पेपर तब तक करके रखना, जहां तक हो सके खुद ट्राई करना। फिजिक्स डिस्कस किए थे, केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर मैथ्स करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी हो जाएगा, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं 5 मिनट और डिस्कस कर दूं। केमिस्ट्री की क्लास चलो अभी थोड़ा देर में डिसाइड करेंगे कब लेंगे।
चलो 11:30 केमिस्ट्री। सर हो गया। हो गया? चलो ठीक है, ओके। अब देखो, एक मिनट देख लो, इसको मैं रब कर दूं और फिर दिखा देता हूं कहाँ गया। सर आज क्लास कितने तक है, कितने बजे तक है ये वाला क्लास? ये अभी देख 15-20 मिनट और पढ़ाते हैं, 11:30 से लेंगे केमिस्ट्री, ठीक है ना? अभी थोड़ा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है पढ़ते हैं। देखो, ओके सर। fx dx का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? gx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर अगर हम लिमिट लगा दें और a से b लिमिट लगा दें तो इसको हम लिख देंगे gx प्लस कांस्टेंट। आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, कोई नहीं, ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब ये कि सिंपली है लिमिट दिखाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हट गया ना, तो लिमिट दिखाने के लिए। कई जगह ऐसे भी दिखाता है, सिंपली ऐसे एक लाइन खींच करके दिखा देता है ना, कि ए से बी ऐसे भी दिखा देता है ना, ब्रैकेट लगा के दिखाओ या इस तरह से दिखाओ, सब अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? gx प्लस सी। देखो, पहले पूरे फंक्शन में जो भी फंक्शन में आप क्या रखोगे? b रखोगे, तो क्या हो जाएगा? gb प्लस सी। अब इसमें से माइनस कर दोगे a रख के, तो a रखोगे तो क्या हो जाएगा? c तो कांस्टेंट है ना, उसमें तो नहीं x है, जहां जहां x होता है वहां वहां रखाएगा a और b। ये हो जाएगा ga प्लस सी। तो ये क्या हो गया? gb प्लस सी माइनस ga माइनस सी। तो माइनस सी प्लस सी कट गया, तो ये क्या गया? gb माइनस ga, है ना? तो चूंकि कटना ही है, कांस्टेंट कट ही जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कांस्टेंट को नहीं लिखते। समझा? बोलो। यस हाँ सर। है ना बेटा? Yes. क्योंकि कांस्टेंट कट जाएगा, इसलिए कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाओगे भी तो भी वो फेल हो जाएगा। चलो नोट कर लो, चलो जल्दी से देखो। अब मैं एक ही बार में समेशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज समझा दूं। पहले एक चीज नोट में एक दो बातें लिख लो, यहां इसको नोट कर लो, उसके बाद देखो। हाँ, देखिएगा बेटा, क्या मैं कह रहा था, बहुत गर्मी है, रुक जाओ। हाँ, नोट में लिखाने के लिए कह रहा था मैं, नोट। एक सेकेंड। हाँ देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग एरिया है। एरिया में भी एक चीज, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का एरिया है तो निगेटिव लेते हैं। सो लिख लो, द डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर यूज होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स एरिया बाउंडेड बाय
ग्राफ, ये आपको पता है। अब इसी में दो पार्ट, द एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मींस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इज टेकन नेगेटिव। आ ही जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन में खुद ही आ जाता है। तो एरिया के कॉन्सेप्ट से अगर इंटीग्रेशन निकालो तो उसको निगेटिव लेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो खुद ही निगेटिव आ जाएगा। मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, है ना। और बी द एरिया above the x axis is पॉजिटिव। इसको नोट कीजिएगा। एक मिनट मेरा बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए? हाँ सर। बोलिए। यस सर। हाँ, अब जरा मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान देना। एक सेकंड मेरा बेटा, ध्यान दीजिए। देखिएगा, जैसे मान लो इस तरह से कोई ग्राफ है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर आप यहां लेते हैं, इस पॉइंट को मान लीजिए कुछ है x इक्वल टू a है, और ये पॉइंट रहा आपका x इक्वल टू b रहा, और ये कोई पॉइंट है मान लो c है ना, x इक्वल टू c है। तो देखो a से लेकर के c तक, है ना, a से लेकर के c तक क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, है नेगेटिव ना। सर। नेगेटिव सर। हाँ, नीचे है, और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। तो अगर ये एरिया अगर आपका मान लो ये वाला एरिया, निगेटिव वाला एरिया, इसकी मैग्नीट्यूड a1 है और इस एरिया का मैग्नीट्यूड a2 है, तो जब बेटा आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे देख लो,
अगर आप मैं क्या बता रहा हूं, ये एक फॉर्मूला जनरल रूल की तरह याद रख लीजिएगा, ये हर जगह होता है, रूल की तरह याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सी यही पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, सी किसी भी पॉइंट के लिए ले सकते हैं, है ना। तो एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, है ना, ये चीज है। ए टू बी, ए टू सी, बी टू। हाँ बोलो। सी है ना, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट होगा ना? हाँ मतलब आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे भी हो सकता है, पर हम आगे वाला पॉइंट लेके करेंगे क्या, जनरली बीच वाले पॉइंट का प्रैक्टिकल यूज है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उल्टा सीधा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकली सेम आएगा, है ना बेटा, मैथमेटिकली सेम आएगा, पर प्रैक्टिकली हम कोई भी पॉइंट क्यों लेंगे, हमें जो जरूरत होगा वो लेंगे, है ना, वो चीज कैसे है ये है। फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला कैसे है, समझ नहीं आया। बेटा या पहले तो याद रखिए, सीधी सी बात है, आप ये बताओ, ऐसे देखो, सीधा सा देखो, है ना, यहां से ऐसे मान लो, बीच वाले पॉइंट से मान लो पहले, है ना, बीच का ही पॉइंट लीजिए, ज्यादा बेटर है, ए और बी के इसके बीच में लाई करेगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा, है ना, बीच का वो खुद ही खुद एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये कह दो। देखो जैसे ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, अब बताओ ए से बी का जो एरिया है, क्या वो ए से सी का एरिया प्लस सी से बी का एरिया होगा? हाँ सर। होगा ना, तो इंटीग्रेशन में एरिया, तो जो ए से बी तक का एरिया है वो मैं कह रहा हूं ए से सी एरिया प्लस सी से बी का एरिया होगा, इज दैट क्लियर? ए टू सी देन सी टू बी, एनी प्रॉब्लम? मतलब हम लोगों के बीच में ही मारना है जनरली? बीच में, अभी आप बीच में लीजिए, आप क्या है ना, देखो आप पूरा इंटीग्रेशन अभी नहीं समझ सकते हैं, तो मैं अगर आगे का पॉइंट लूंगा तो फिर मुझे निगेटिव पॉजिटिव समझाना पड़ेगा, आप अभी बीच का तो लो, पहले एक बात तो समझो है ना, पहले यहां समझा, ये समझा ना, हाँ। है ना, अब आगे बाद में बताएंगे, पहले यहां तक समझ लो, वैसे ये जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, पॉइंट तो भी हो जाएगा, खुद ब खुद साइन एडजस्ट हो जाएगा, है ना, मैथ उसको देख लेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स विल सी दैट यू जस्ट अप्लाई द प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज है ना। इंटीग्रेशन देखो आप, ये इंटीग्रेशन की पूरी एक मोटी सी किताब है, देखो, है ना, ये रहा, यू कैन सी दिस इज इंटीग्रेशन, इससे भी मोटी किताब आती है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर? देयर आर, यू कैन से लगभग 600 पेज की ये किताब है ना, अकेला। अब क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बोलो ये एक क्लास की चीज तो नहीं है ना, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ बेटा, है ना, ये 12th में पढ़ोगे, पूरा 12th पूरा पढ़ोगे, ठीक है, अभी एप्लीकेशन के लिए बेसिक बताया जा रहा है, ये मीनिंग होता है, इसी पे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो वो और लंबा होगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो लिमिट लेते हैं वो सर आपने लिया C2 है, तो इधर भी C2 भी आएगा कि B2 से आएगा लिमिट? सर वो कुछ भी ले सकते हैं तो? एक मिनट, कुछ भी कहाँ ले सकते हैं, बीच का C2A कहाँ लिए हैं, C2A हमने कहीं लिया ही नहीं है, A to C ऊपर में लिया है C ना है। अच्छा A to C, बेटा, C2A कहाँ लिया, देखो A से B है ना, पहले ध्यान से देखो, गलत देखोगे गलत लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वही समझ गए। हाँ हाँ देखो ध्यान से, ए से बी है ना टोटल लिमिट, ए से बी जा रहे हैं, बीच में कोई सी आ गया, इसलिए मैंने अभी कहा बीच वाली चीज को समझो, तब आपको अभी क्लियर होगा, है ना, ये मैंने स्टार्ट किया कि जरूरी नहीं कि बीच में हो, है ना, बट आप प्रैक्टिकली अभी समझने के लिए बीच में ले लो कोई पॉइंट। तो मैं कह रहा हूं ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी का जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, ए से सी का एरिया होगा, और क्या होगा, सी से बी का एरिया होगा, तो ए टू सी प्लस सी टू बी, समझा, बोलो। यस। हाँ जी, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से,
गॉट इट? तो बस इतना ही रहने देते हैं। इस लेक्चर को भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर से सुन लेना, है ना। अब एक दो Yes, क्वेश्चन पहले कर दो, अभी जाना नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलो। सर जैसे वो नीचे का एरिया नेगेटिव क्यों लेते हैं और ऊपर का एरिया पॉजिटिव? बेटा वो निगेटिव आता है इसीलिए इंटीग्रेशन से निगेटिव लेते हैं, अभी करके देखेंगे ना, है ना। वेरिएबल के टर्म में नहीं समझ में आएगा ना, वो क्वेश्चन में अब आप करेंगे। आप पहले इसको कर लो। नीचे का इसलिए निगेटिव लेते हैं क्योंकि देखो नीचे में y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना। आप कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स। यहाँ देखो मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, एफ एक्स में डी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ही ना लग रहा है। और समेशन इंटीग्रेशन मीन्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, इसको नोट कर चुके हो पूरा? मैं रब करूंगा। नहीं सर, एक मिनट सर। चलो ठीक है, फिर ये वाले सवाल का जवाब देते हैं। करो, पहले नोट कर लो इसको। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, तो एक मिनट। इसके बाद एक चीज और लिख लेना इसमें, है ना, एरिया के टर्म में देखे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला चीज। इसके इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू, चलो नीचे में ही लिख लो। चलो ये चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो गया, -a1 हो जाएगा ना, निगेटिव लिखना होगा। तो -a1 और प्लस a2, नीचे का एरिया को निगेटिव साइन के साथ लेंगे। समझा? ये चीज ये याद, ये काम आएगा आपको। -a1 प्लस a2। क्यों है निगेटिव अभी देखते हैं, पहले नोट कर लो। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्यों है। एग्जांपल से भी दिखा देंगे। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ देखो, पहले मुझे ये ग्राफ मिटाना होगा तभी आपको समझा पा। तो ये -a1 + a2 क्या हुआ? बेटा अभी तो पढ़ा आपने, देखो यार क्या कर रहे हो, देखो आप इधर, अभी आपने क्या पढ़ा कि ये एरिया वैल्यू आई ना, ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। वो अब मिटा नेगेटिव दिए और तब पॉजिटिव ये एरिया क्या हुआ, ये एरिया हुआ a1, वैल्यू a1, और ये एरिया हो गया a2। मान लो ये 2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 5 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, अगर हम वो देख रहे हैं। तो 2 मीटर स्क्वायर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे ना, नीचे वाला। समझ गया। हाँ वो चीज है बेटा। यहाँ देखो, हाँ ए से सी और सी से बी, तो मैंने बोला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो क्या देगा, यहाँ से तक का एरिया देगा। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया में ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा निगेटिव और ये वाला एरिया होगा पॉजिटिव। घटेगा ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, मान लो ये a2 है, a2 माइनस a1 हो जाएगा ना। तो -a1 + a2 कर दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन क्या होगा, निगेटिव एरिया होगा। और ये एरिया a1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, -a1 हो जाएगा +a2। समझा सुजल? यस सर। वो हाँ बेटा चलो। अब देखो एरिया पॉजिटिव निगेटिव क्यों है ना, एरिया पॉजिटिव निगेटिव क्यों, पहले तो मतलब समझ लीजिए क्यों एरिया है ना, ये मतलब पहले समझ लो। जैसे ये मान लो कोई फंक्शन है y = fx, जनरल y = fx लेते हैं ना, तो जल्दी से देखिए इसको फटाफट, है ना। ये मान लो कि x है, y = fx का ये ग्राफ है, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम x = a टू x = b। तो मैं कोई जनरल ले लेता हूं, चलो जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले लो x, कोई जनरल x ले लो। ये मान लो ये पॉइंट है, कोई भी x है, एनी x, और x में कितना बढ़ जाए, x में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये कितना होता है, dx मतलब टेंडिंग टू 0, दिखाने के लिए इतना चौड़ा दिखा रहा हूं, है ना, अदरवाइज ये टेंडिंग टू 0 है। तो ये पॉइंट और इसका अगला पॉइंट आएगा, यानी कि ये क्या आएगा, ये आएगा x + dx। दिख रहा है, बोलो।
सर फिर से मैं बोल रहा बेटा ये x हो गया, ये x प्लस dx हो गया, ये तो कई बार लिए हैं पहले भी। देखो इसको, बच्चे पहले बताइए, आवाज जा रही है? ये सर। तो देखो तो इसको, dx का क्या मतलब हुआ पहले ये बताइए, dx का मतलब क्या हुआ? x is 10 to 0. क्या टेंड्स टू जीरो? x is 10 to 0. हु टेंड्स टू जीरो? x x क्यों टेंड्स टू जीरो? वैल्यू dx, डेल्टा, वैल्यू ऑफ x नहीं, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, चेंज इन x टेंड्स टू जीरो। बेटा x क्यों टेंड्स, चेंज इन एक्स। बेटा dx का मतलब x है या डेल्टा x है, ये बताओ। डेल्टा एक्स। x क्यों टेंड्स टू जीरो होगा? डेल्टा एक्स। मान लीजिए मैं x को ले लिया 1000, मैंने x को ले लिया 1000, तो x प्लस dx क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1000.000000001 ऐसे मान लो। तो बोलो x टेंड्स टू जीरो है या dx टेंड्स टू जीरो है? dx। डेल्टा x, चेंज इन x इज टेंडिंग टू जीरो। x क्यों टेंड्स टू जीरो होगा? बोलो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और अब आप ऐसे कहोगे कि x टेंड्स टू जीरो, तो मेरी क्या हालत होगी? हाँ, फिर आप जीरो पे पहुंच वहीं पे जहां से आपने पढ़ाई शुरू किया है। तो ध्यान रखो ना। बोलो, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठे नहीं हो, सोचो मेरे कान की हालत क्या होती है, सोचो हेडफोन लगाए लगाए। ओके, आपकी भी हालत खराब होती है, आई नो दैट। ओके, लेकिन चीजों को रिवाइज तो करो, दिमाग में रखो ना कि dx x होता है या डेल्टा x होता है, पहले ये बताओ। डेल्टा एक्स। चेंज इन x है ना, dx का मतलब क्या हुआ? dx का मतलब बताओ क्या है? नहीं, डेल्टा x नहीं मतलब हुआ, गलत बात है। डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, वर्ड में बोलिए, वर्ड में एक्सप्लेन। नहीं, चेंज इन x नहीं हुआ, मैंने लिखाया है, इंस्टेंटेनियस। याद नहीं। बेटा मान लो आप पढ़ा रहे हो, मैं स्टूडेंट हूं, आप टीचर हो, इंस्टेंटेनियस भी नहीं हुआ। इंस्टेंटेनियस तो रेट होता है, dy बाई dx होता है, dx इंस्टेंटेनियस नहीं है। dx क्या है मैंने लिखाया है कहीं, जब देखो x को हल्का सा जब x को हल्का सा बढ़ाऊंगे तो 10 to 0 हाँ, तो पर है। तो क्या उसको थोड़ा कहते हैं? पोजीशन क्या कहते हैं? पोजीशन थोड़ा सा नहीं, कॉपी में पढ़ना लिखा होगा, इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन x। कॉपी में पढ़िएगा, लिखा होगा आपके, मैंने लिखाया है इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन x, लिखाया है, याद आ रहा है? हाँ। क्यों नहीं याद रखते हो आप? अगर स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो यही पढ़ाओगे। आप बोलो, है ना? देखो, जो बताया जाता है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल हूबहू से ही आपको आना चाहिए जैसे मुझे आता है, तब जाकर के रैंक, टॉप रैंक आएगा, है ना? जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर चीजों को सीख लो तो टॉप 100 रैंक भी या टॉप 10 रैंक भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको करोगे तब ना बेटा। उसको नोट्स को मैंने कितनी बार कहा कि नोट्स को बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, समझ रहे हो? करोगे ना? यस सर। हाँ, तो याद रखना है ना। तो dx x नहीं हो सकता ना, इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स। infinitesimally small change in x, infinitesimally small change in x, that clear? चलो, ये बात समझ गए? सो दिस इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन x, समझे बेटा? हाँ जी, तो ये चीज है। सो दिस इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन x, सो दैट इज वी मीन बाय dx, है ना? तो dx मीन्स इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन x। तो हमने बहुत छोटा चेंज किया, मतलब ये पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर ये पॉइंट x है तो इसका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो,
बोलो प्लस अगर x प्लस डी x प्लस डी एक्स। x प्लस dx नहीं हो जाएगा, dx तो चेंज है, समझे? मान लीजिए आपके पास मतलब एक थोड़ा करोड़, सा, थोड़ा सा बढ़ गया, हाँ आपके पास हाँ, 1 करोड़ थोड़ा रुपए सा है, बढ़। मैंने 1 रुपया आपके पास दिया, तो बोलो अब आपके पास कितना है, 1 रुपया है या 1 करोड़ 1 रुपया है? 1 करोड़ 1 करोड़ 1। 1 करोड़ 1। हाँ, ये तो नहीं कि सर 1 ही रुपया मेरे पास है, 1 कैसे होगा? 1 करोड़ जो पहले से था वो क्या, वो भी तो है, टोटल बताना है ना। तो dx तो चेंज हुआ है, पहले से भी तो x था, तो x प्लस dx हुआ, ठीक है? तो ये x हो गया, ये x प्लस dx हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना बड़ा होगा? बोलो ये पार्ट क्या होगा, इतना बड़ा पार्ट? dx होगा। ये पार्ट dx Yes, होगा, sir. तो चेंज है, ये dx हो गया। और ये जो है, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट y हो जाएगा, है ना? कहां पर? when you keep x पे ही तो है, dx तो बहुत कम चेंज है, तो ऑलमोस्ट x ही हुआ। x प्लस dx will be also almost equal to x, होगा कि नहीं होगा? देखो 1000 और 1000 Yes, sir. 00000 ऑलमोस्ट 1000 ही है, तो यानी कि दोनों जगह पे वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर आएगा, एकदम ऐसे फ्लैट जैसा आएगा, है ना? तो ये जो पार्ट है, ये जो थोड़ा सा एरिया बच रहा है, ये जो थोड़ा सा डार्क एरिया ऊपर में बच रहा है, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। कब नेग्लिजिबल हो जाएगा? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल पास में आ। तो देखो आपने कहा fx का मतलब ये वाला पार्ट, ये हो गया fx में मल्टीप्लाई किया आपने dx, तो fx इंटू dx क्या आया? एरिया आया, बोलो लेंथ इंटू विड्थ एरिया आया, यस सर। आएगा ना? तो अगर मैंने fx इंटू dx किया है, तो वो ये वाला एरिया आया है बेटा, आया है ना? अब इस तरह Yes, के sir. सभी एरिया को यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के मैं सारे एरिया को जोड़ दूं, इस तरह से सभी स्ट्रिप के एरिया को, कितने स्ट्रिप हो जाएंगे? इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाएंगे। एक्चुअली में प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनफाइनाइट स्ट्रिप हो जाएंगे, क्योंकि dx Yes, इज sir. टेंडिंग, सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट बिटवीन x इक्वल टू n x। तो उसी समेशन को आप क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो a से लेकर के b तक को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, a से लेकर के b, है ना? बेसिकली ये रहा समेशन ऑफ fx dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। fx dx ये वाला जो एरिया था, इस एरिया का a से लेकर के b तक का हमने समेशन किया। इसी समेशन को हम क्या लिखते हैं? दिस इज रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम x a टू x इक्वल टू b। ठीक है बेटा? तो ये क्या देगा? एरिया देगा पूरा, बोलो पूरा एरिया देगा ना, Yes, sir. है ना? क्योंकि आपने हर स्ट्रिप के एरिया को जोड़ दिया है, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन एरिया। ये बात समझ में आया? यस क्या आया समझ Yes, sir. में? बोलिए पीयूष, यस सर। सुजल, यस सर। देव, Yes, sir. अर्पित, यस सर। ये समझ गए? अब सुजल के क्वेश्चन का आंसर देखिए, और एक क्वेश्चन और कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर और एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, बस आज यहीं तक रखेंगे, है ना? सुजल ने पूछा था कि नीचे वाला एरिया क्यों निगेटिव है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, तो अगर मैं नीचे वाला, चलो नीचे वाला पार्ट लेते हैं, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक का एरिया जोड़ूंगा, तो मैं अगर fx ले रहा हूं, देखो अगर मैंने ये dx लिया, dx पार्ट लिया, और ये हो गया आपका fx, तो ये जो एरिया आएगा इतना बड़ा एरिया, ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये वाला एरिया नेग्लिजिबल हो जाएगा जब आपका ये दोनों पॉइंट बिल्कुल टच करेगा, है ना? तो ये भी एरिया इंक्लूड हो जाता है उस केस में, तो वो उसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर रहे, बल्कि वो इंक्लूड हो जाता है। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का ये पार्ट क्या हो गया बेटा? ये पार्ट हो गया fx, दिख रहा है? ये पार्ट हो गया, और ये हो गया dx। तो fx इस बार पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताओ, fx पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है ना? निगेटिव, Negative. क्योंकि fx निगेटिव y में है, यानी कि fx इंटू dx करेंगे तो ये निगेटिव है, dx का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीमेंट, तो ये पॉजिटिव है, तो ये Positive है, sir. निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा? ये निगेटिव आ जाएगा ना? नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं इस तरह के सभी स्ट्रिप को, ये पतला सा एरिया जोड़ दूं, ये एरिया जोड़ दूं,
ये एरिया जोड़ दूं, इस तरह से मैं x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक सभी को जोड़ूंगा तो सारे एरिया निगेटिव है। हाँ यस सर, दिख रहा है? नेगेटिव है में। यानी कि इसका इंटीग्रेशन जो है नीचे वाला जो पार्ट होगा, जो ग्राफ के एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ होगा उसका एरिया क्या आएगा? निगेटिव आएगा ना? यस सर। यस सर, नेगेटिव है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर अगर मैं ए से बी देखूं तो ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया, एरिया तो पॉजिटिव है, मतलब जो आएगा निगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ एरिया आएगा, दिस विल बी निगेटिव ऑफ द एरिया, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन निगेटिव हो जाएगी, इसलिए नीचे वाले एरिया को निगेटिव साइन के साथ लेंगे। समझा बेटा? यस सर। आएगा तो जो भी एरिया ये होगा उसका निगेटिव लेंगे, एरिया का निगेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन है ना, निगेटिव एरिया आएगा वो। चलो समझ गया? अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखो, बहुत आसान क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू एक्स ले ले, y इक्वल टू एक्स ले ले, तो y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ होता है, पता है ना? हाँ सर। y इक्वल टू एक्स का ये होता है इंटरसेप्ट 0, यस सर। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एंड y इक्वल टू बिल्कुल 45 डिग्री पे, स्लोप हो गया 1, तो 45 डिग्री बनता है 10 45 डिग्री 1 है ना, तो ये y इक्वल टू एक्स है। तुम देखो ऐसे ले लो, -1 या -2 ले लो, -2 0 और यहां ले लेते हैं हम 3, क्या ले लेते हैं 3, ऐसे कर दो 3 ले लेते हैं। समझा? अच्छा ये -2 है तो इधर भी -2 होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, और इधर भी 3 होगा तो तुम्हें डायरेक्ट एरिया दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है बेटा? मैं इसको रफ करके बस ये एग्जांपल समझा देता हूं। देखो मैं अलग अलग करूंगा, पहले ये वाला देखूंगा, -2 से 0 इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? y dx का। y dx का इंटीग्रेशन -2 से 0, -2 से 0, y क्या है? इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू एक्स, बड़ा सिंपल फंक्शन, तो x dx का इंटीग्रेशन -2 से 0, दिख रहा है? -2 से 0, x का पावर 1 हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां लग जाएगा? -2 से 0, यही ना लग जाएगा? चलो इनिशियल लिमिट हो गया -2, फाइनल हो गया 0, है ना? अब जरा रखो तो अपर लिमिट रखो, ऊपर वाला रखो 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो गया? -2 का स्क्वायर बाई 2, ये कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ मेरा बेटा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? -2। 2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा मेरा बेटा। 2 कैसे आ -2 जाएगा? एरिया 2 होगा सर, लेकिन माइनस साइन आएगा। हाँ एरिया -2 भली -2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, माइनस तो 4 4 हो माइनस गया। आ गया, हाँ। -2 हो गया, ये माइनस बाहर थोड़ी आ जाएगा, है ना? सर। -2 आ गया। तेरा ये एरिया देखो तो कितना है? ये भी 2 है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है ना? और ये भी 2 यूनिट है। ट्राइंगल बन रहा है ना, इसलिए मैंने लिया, सिंपल एरिया लिया। तो ट्राइंगल का एरिया जो हो जाएगा, मैं अगर यहाँ नाम दे दूं ए बी ओ, तो एबीओ का एरिया जो हो जाएगा, एबीओ का एरिया ऑफ एबीओ दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इनटू एल्टीट्यूड, है ना, इनटू 2, तो है। या तुम साइन के साथ भी देखोगे तो भी कर सकते हो, है ना? साइन कुछ नहीं, देखो ऐसे ही देखो, साइन में देखोगे तो -2 से 0 यानी कि बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई नीचे आ गया, है ना? तो वो चीज वैसे मत देखो, सीधे तो एरिया 2 आ गया, चूंकि नीचे की ओर है तो -2 लेंगे, देखो -2 आ रहा है ना? नीचे है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या लेंगे? -2 लेंगे, एरिया का निगेटिव लेंगे, तो देखो 2 आ रहा है ना? उसी तरह यहां देखो, -2 आ गया। यहां के लिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 3, 0 से 3, y मतलब x, y इक्वल टू x है तो 0 से 3, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to 3, x स्क्वायर बाई 2 0 to 3। अब लिमिट रखो तो एक बार 3 रखो तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 0, 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया? 9/2 हो गया, 9/2 हो गया ना? दिख रहा है? अच्छा अगर मैं डायरेक्ट Yes, कर sir. दूं -2 से 3 डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं तो क्या होगा? देखिएगा
तो डायरेक्ट आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट कर दें तो क्या होगा, डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ y मतलब fx, तो y dx भी लिखते हैं, -2 से 3, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx from -2 to 3. So how much it will be? This will be x square by 2 and this is -2 से 3. अब देखो, अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो 3 2 -2 का स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ जाएगा 9/2 माइनस कितना हो गया -2 सर, यानी कि ये हो गया 9/2 प्लस 13/2, 9/2 प्लस -2, यानी कितना हो जाएगा, है ना 4 हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा ना 5/2, यस सर। हाँ, वहां से भी आपको दिख रहा है, अगर दोनों को जोड़ेंगे -2 और 9/2 को, तो 5/2 आएगा ना। यस सर। तो आप अलग अलग करके भी कर लो या डायरेक्ट कर लो, इंटीग्रेशन से सेम आता है ना, समझ गए, बोलो। यस सर। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया आपका निगेटिव हो गया और ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो। यस सर। हाँ देव, यस सर। पीयूष, यस सर। सुजल, यस सर। चलो ठीक है, सभी बच्चों को है ना, अर्पित हैज ऑलरेडी सेड दैट इज क्लियर। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, है ना। आई थिंक नाउ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लियर टू यू, और यही हमें चाहिए, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा आपको, है ना, और कुछ धीरे धीरे कभी कभी कराते भी रहेंगे, ओके बेटा। हाँ चलिए, तो इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो लेक्चर मेरे हैं उसको अपडेट करिए, नोट्स को बार बार पढ़िए, बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी है। नाउ अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो है लॉगरिथम पे थोड़ी से बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सुजल ने आपने एक क्वेश्चन भेजा था, उसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, आपसे बन जाएगा, बस एक जगह आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन एक करता हूं। आंसर आ गया था, दूसरा नहीं आ रहा। अच्छा मैं देखता हूँ क्या है, ठीक है, आंसर मुझे बता देना क्या था, ठीक है, मैं देख लूंगा कि क्या नहीं आ रहा है। ओके चलो आंसर मैसेज कर दीजिए। सर केमिस्ट्री का 11:30 है। 11:30, यस 11:30। चलिए अभी से 25 मिनट पे